आज जो है हमारा एग्जाम्पल, आज जो हमारा अगला जो टॉपिक जो है वो टॉपिक है खाद्य जाल या फूड वेब। फूड वेब को समझने के लिए हमको पहले खाद्य श्रृंखला हम लोगों ने समझी थी। खाद्य श्रृंखला का हमारा समझा जाना ज़रूरी है। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला है खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति के द्वारा, खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति के द्वारा जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र एक से दूसरी कड़ी को होता है कार्यतंत्र के अंदर, दैट इज़ नोन एज खाद्य श्रृंखला। तो ऊर्जा का लगातार एक से दूसरी कड़ी को क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ऊर्जा स्थानांतरण होता है। ठीक है। अब देखिए प्रकृति के अंदर कोई खाद्य श्रृंखला जो है वो कोई एक खाद्य श्रृंखला प्रकृति के अंदर नहीं होती। प्रकृति में एक साथ अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ लगातार मूव करती, लगातार चलती हैं। और ये जो खाद्य श्रृंखलाएँ जब प्रकृति के अंदर लगातार चलती हैं तो ये खाद्य श्रृंखलाएँ स्वतंत्र नहीं होकर के एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। यही खाद्य जाल होता है कि प्रकृति के अंदर कोई भी खाद्य श्रृंखला स्वतंत्र नहीं है, और प्रकृति के अंदर कोई खाद्य श्रृंखला स्वतंत्र न होने के कारण वो खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होती हैं? एक से दूसरे खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर घुस जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, और इस तरह से क्या बन जाता है? एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल बन जाता है। इस जाल को हम क्या कहते हैं? फूड वेब या खाद्य जाल कह करके संबोधित करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, अभी हमने देखा कि घास जो है, उस घास को किसने खाया? उस घास को जैसे टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया? टिड्डे को मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? मेंढक को सांप ने खाया। सांप को माना कि किसी बड़े पक्षी ने खा लिया। एक सिंपल सी घास के अंदर पाई जाने वाली एक फूड चेन है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि घास को केवल टिड्डा ही खाएगा, ऐसा नहीं है। घास को केवल टिड्डा खाए ऐसा नहीं है ना। घास को केवल टिड्डा खाए ऐसा नहीं है। कुछ पक्षी भी होते हैं जो घास को खाते हैं, छोटे पक्षी होते हैं। उन पक्षियों ने भी खाया, और उस पक्षी को बर्तन कौन खा गया? उन पक्षियों सांप खा गया। पॉसिबल है? उस छोटे पक्षी को बड़े पक्षी ने खा लिया, ये पॉसिबल है। ठीक है। इस टिड्डे को मेंढक ही खाया जरूरी नहीं है। टिड्डे को मेंढक ही खाया जरूरी नहीं। इस टिड्डे को सीधा सांप भी खा सकता है। ठीक है। फर्दर घास को जैसे खाया हिरण ने, खरगोश ने खाया। हाँ, घास को खरगोश ने खाया। खरगोश को बड़ा पक्षी खा गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस खरगोश को लोमड़ी खा ले, और उस लोमड़ी को जो है बाद में शेर खा ले, या बाघ खा ले, चीता खा ले। पॉसिबल। ठीक है। इस घास को हिरण ने खाया। हिरण को जो है वो किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। अगर वो पाइथन है तो हो सकता है कि हिरण को कौन खा जाए? सांप खा जाए। इस खरगोश को, यहाँ जो हिरण है, इस हिरण को लोमड़ी भी खा सकती। तो मेरा तात्पर्य ये है कि केवल एक ही फूड चेन प्रकृति के अंदर हमेशा कार्यरत नहीं होती है। आप इनको अगर खाद्य श्रृंखलाएँ बना तो हम एक खाद्य श्रृंखलाएँ बना सकते हैं, लेकिन जब इनको खाद्य जाल के रूप में हम देखते हैं कि प्रकृति में ये आपस में इंटरमिंगल फॉर्म में रहती है, एक नेटवर्क बनाकर रहती है और आपस के अंदर जुड़ी हुई रहती हैं, इनको हम खाद्य जाल कह करके संबोधित करते हैं। और जो खाद्य जाल है, उस खाद्य जाल की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो है कि ये पारितंत्र को स्थायी बनाती है, पारितंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है। और कैसे पारितंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है, ये देखिए। पारितंत्र को स्थायित्व कब मिलेगा? कि जब एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी को अपना खाना मिलता रहेगा, सभी अपना अपना योगदान करता रहेंगे, तो पारितंत्र स्थायी रहेगा। और इसमें एग्जांपल देखिए, सोचिए अगर हर जीव का एक ही फूड अल्टरनेट होता, केवल उसी को खाता। फॉर एग्जांपल अगर मेंढक का ये नियम होता है कि वो केवल टिड्डा ही खाएगा, है ना, तो होगा क्या कि अगर किसी कारण से टिड्डे जो हैं उनकी संख्या कम हो गई, अगर किसी कारण से टिड्डे मर गए किसी जगह पे, तो मेंढक का भी वजूद क्या आ जाएगा? खतरे में आ जाएगा। जब मेंढक का वजूद खतरे में आ जाएगा तो सांप का वजूद भी खतरे में आ जाएगा, और जब सांप का वजूद खतरे में आ जाएगा तो इस पक्षी का वजूद भी खतरे में आ जाएगा। पूरा पारितंत्र जो है वही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अनेक फूड चेन्स हैं। सभी फूड चेन्स में से दिक्कत अगर आ गई तो सारे के सारे जीव मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही फूड
वेब का, खाद्य जाल का की इंपॉर्टेंस है कि फॉर एग्जांपल अगर टिड्डों में कोई बीमारियां हो गई और टिड्डों की संख्या कम हो गई तो मेंढक क्या करेगा, अब मेंढक किसी और फूड के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल घास को जो है दूसरे जो कीट अगर खा रहे हैं तो मेंढक क्या करेगा, उन घास के जो दूसरे कीट हैं उन दूसरे कीड़ों को मेंढक खाने लग जाएगा ताकि उसका वजूद बना रह सके। और जब मेंढक उन कीड़ों को खाने लग जाएगा तो अपना सर्वाइवल उससे करने लग जाएगा। धीरे धीरे जो टिड्डे कम हो गए थे उनकी संख्या वापस क्या हो जाएगी, वापस राइज हो जाएगी। जब एक समय बाद राइज हो जाएगी तो पुनः मेंढक क्या करेगा, अपने फूड को स्विच करके वापस टिड्डे को खाने लग जाएगा। हिरण है, प्रकृति के अंदर हर एनिमल दूसरे एनिमल पे चेक रख रहा है। हिरण की संख्या या शाकाहारियों की संख्या को चेक रखने के लिए कौन है, हमारा शेर है। बाघ को बचाना क्यों जरूरी है, शेर को बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये शाकाहारियों की संख्या पर नियंत्रण रखते हैं। अगर ये शेर और बाघ नहीं होंगे तो शाकाहारी जो है वो इतने ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे कि जंगल के जंगल सारे खत्म हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम नील गाय के रूप में देखते हैं कि जो नील गाय होती है वो किस तरह से हमारी फसलों को चौपट कर देती है। और कई बार सरकार को उनको मारने का एक समयबद्ध एक प्रोग्राम देना पड़ता है कि हाँ इसको आप मार सकते हैं, किसान जो है वो मार सकते हैं लीगल वे के अंदर। इनको मारना गैर कानूनी कुछ समय के लिए नहीं माना जाएगा क्योंकि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रकृति जो है वो बैलेंस रखती है। शेर और चीते जो है वो इनको खा करके उनकी संख्या को क्या करते हैं, सीमित रखते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हिरण अगर किसी कारण कम हो जाएं, है ना, हिरण अगर किसी कारण कम हो जाएं और शेर केवल हिरण को खाता हो तो शेर के जीवन पर संकट आ जाएगा। शेर मर जाएंगे, बाघ मर जाएंगे, चीते मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि शेर केवल हिरण पर डिपेंड नहीं है। दूसरे जो प्रकार के जो डियर हैं, दूसरे प्रकार के जो एनिमल शाकाहारी हैं, शेर उनका भी भक्षण कर सकता है। और शेर जो है जब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो शेर उनको खा करके अपने समय को निकालेगा और धीरे धीरे फिर इनकी संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो शेर जो है वो वापस इधर अपना स्विच कर लेगा और वापस उनको खा करके अपनी संख्या को मेंटेन रखेगा, बनाए रखेगा। तो खाद्य जाल क्या करता है, विभिन्न प्रकार के ऑल्टरनेट दे करके विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है किसको, खाद्य श्रृंखला में जीवों को, विभिन्न प्रकार के अल्टरनेट प्रदान करके और सबका वजूद बनाए रखता है, सबका अस्तित्व जो है वो बनाए रखता है। और यही खाद्य जाल है। तो जितना जटिल खाद्य जाल किसी पारितंत्र के अंदर होगा, जितनी खाद्य जाल में जटिलता होगी उतना ही पारितंत्र क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि हर जीव के लिए एक से अधिक भोजन के विकल्प रहेंगे। तो पारितंत्र को स्थायी बनाए रखने के लिए उसकी जटिलता अत्यंत आवश्यक है। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीवों का उसमें सम्मिलित होना आवश्यक है जिससे पारितंत्र स्थायी बना रह सके। ये इम्पोर्टेंस है खाद्य जाल की।